सबको राम राम भाई। मेरा नाम अश्विनी सहरावत है और द जीके मास्टर क्लासरूम की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस नई वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे जो एसएससी स्टेनो 2025 का एग्जाम हुआ ना, तो उसके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए हैं उनका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी देखेंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालेंगे, डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल सरफेस लेवल पे नहीं देखेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। और जो एडिक्विटी बेस्ड ये नया पैटर्न है, ये सारे सवाल अच्छे से आपको करके जाने हैं। जो आने वाले एग्जाम हैं जैसे एसएससी सीजीएल का है या कोई भी एग्जाम है, फिर एमटीएस का होगा, अगर ये एडिक्विटी ही कराता है, अगर ये नया वेंडर ही कराएगा, तो इससे इस नए पैटर्न के हिसाब से जो आपको ये स्टेनो का एग्जाम है इसके सारे क्वेश्चन करने बड़ा जरूरी है। तो इनको अच्छे से फॉलो करना है। बहुत लंबी वीडियो नहीं आएंगी, पार्ट में आएंगी, अलग अलग पार्ट में बन के। और ये पहली वीडियो है सीरीज की, तो स्टार्ट करते बिना कुछ देरी करते हुए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी को कौन से राजपूत शासक ने हराया था। तो ऑप्शन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन आया, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, राणा सांगा ने, फिर बप्पा रावल ने और पृथ्वीराज चौहान ने। तो सबको पता है इसका आंसर, पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने हराया था 1191 में, 1191 में ये पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने इसमें हरा दिया था। लेकिन जो नेक्स्ट ही हुआ था ना इसके बाद तराइन का, 1192 में सेकंड युद्ध हुआ था जो, उसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी जीत गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पे फिर एक जो ये मुस्लिम शासक थे ना, उनकी नींव रख गया था ये मोहम्मद गोरी। तो 1192 का जो युद्ध था ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ जान लो। इसका जो पूरा नाम है ना, पूरा नाम, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसका पूरा नाम पता है क्या? इसका पूरा नाम है मुजाहिदीन मोहम्मद, मुजाहिदीन मोहम्मद बिन सैम, ये इसका पूरा नाम है। ये कई बार पूछ लेते हैं, जैसे भाई कई बार हुमायूं का पूरा नाम पूछा हुआ है, कई बार बाबर का पूरा नाम पूछ लेते हैं, ऐसे ये मोहम्मद गोरी का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना, मुजाहिदीन मोहम्मद बिन सैम इसका पूरा नाम था, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लो। 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया, और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ जिसमें हार गया। 1191 में जो युद्ध हुआ था इसमें हार गया था ये मोहम्मद गोरी, लेकिन ये फिर उसके बाद कैसे ही ड्रामेटिकली एस्केप करके भाग गया था। और उसके बाद इसने खुद को रीग्रुप किया, एक नई आर्मी को खड़ा किया और दोबारा से अच्छी तैयारी करके आया, और 1192 में फिर पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया। और जो मुस्लिम शासन की जो भारत में एक नींव रखनी थी, वहां से ये नींव रखनी शुरू हो गई। ये एक हिसाब से टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। 1192 का जो तराइन का युद्ध था, टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी क्या था, कैसे आया, देखो एक पास होता था। अब आज के टाइम पे जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, वहां पे एक पास है गोमल पास, गोमल पास। तो गोमल पास से होते हुए आया ये, और फिर इसने आते ही अफगानिस्तान में जो फिर सिंध वगैरह, मुल्तान वगैरह का एरिया है ना, यहाँ पे इसने कब्जा भी कर लिया था। ये सबसे पहले आया था इंडिया में 1175 में, 1175 में आया था, इस गोमल पास के थ्रू आया था, ठीक है ना। उसके बाद ये 1178 में भी इसने लड़ाई लड़ी, लेकिन 1191 और 1192 वाली लड़ाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और लड़ाई लड़ी थी जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, वो है 1194 की लड़ाई, जो बोला जाता है बैटल ऑफ चंदावर। क्या बोलते हैं मेरे भाई उसको? बैटल ऑफ चंदावर बोलते हैं, बैटल ऑफ चंदावर बोलते हैं। तो जयचंद्रा थे कन्नौज के राजा, उनको इसने हराया था 1194 में। एक्चुअली हराया नहीं था, उनको डिफीट किया और मार दिया था। ही वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ चंदावर। जयचंद्रा जो कौन थे, कन्नौज के राजा थे, उनको इन्होंने हरा दिया था। तो एक ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखो अब देखते हैं, देखो मैंने बताया भी है, 1175 में ये मोहम्मद गोरी ने एंटर किया इंडिया में गोमल पास के थ्रू। प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान है ना जो उसका, और जो पाकिस्तान का सिंध और मुल्तान है उसको कनेक्ट करता है गोमल पास। तो कई बार पूछ सकता है कि कौन से पास के थ्रू एंटर हुआ, तो गोमल पास के थ्रू आया, और इसने कैप्चर कर लिया, आते ही मुल्तान और सिंध को कैप्चर कर लिया, कब्जे में ले लिया था। 1175 में तब आया। फिर 1191 में पहला बैटल हुआ, इसमें पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान जीत गए। सेकंड बैटल में फिर 1192 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जीत गया। दिस बैटल इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। टर्निंग पॉइंट बोला जाता है इस बैटल को, जो 1192 वाला बैटल है, इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि मुस्लिम शासन की
नींव रखी गई थी इससे। 1194 में क्या हुआ, बैटल ऑफ चंदावर, जैसे मैंने आपको बताया चंदावर है कहाँ पे, ये जो आज का उत्तर प्रदेश है वहां पे इटावा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे जगह है ये चंदावर। तो बैटल ऑफ चंदावर हुआ था अगेंस्ट किंग जयचंद्रा ऑफ कन्नौज, जो कन्नौज का राजा था ना जयचंद्र, उसके खिलाफ इसकी लड़ाई हुई थी। और उसमें क्या हुआ, जयचंद्र वो डिफीटेड एंड किल्ड, मैंने जैसे ही आपको बताया, बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये तराइन है, जो तराइन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये तराइन कहाँ पे है, जैसे अभी चंदावर बताया मैंने, ये इटावा में है उत्तर प्रदेश में, ऐसी तराइन है ना, जो तराइन ये हरियाणा के थानेसर में है। थानेसर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है भाई, कुरुक्षेत्र के पास है, तो हरियाणा के थानेसर नाम की जगह पे है ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और गोरी जैसे ही फिर यहाँ से निकला, तो निकलते टाइम उसने क्या किया, उसका एक स्लेव था, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसका स्लेव थे। तो ऐसे ही उसका एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको छोड़ के चला गया वो। और जब छोड़ के जा रहा था 1206 में जब ये जा रहा था, तो वहां पे खोखर ट्राइब होती थी पंजाब में, खोखर ट्राइब, ठीक है ना, बड़े बहादुर लोग खोखर ट्राइब, उन्होंने क्या किया, 1206 में इसको जाते टाइम मोहम्मद गोरी को मार गिराया। तो 1206 में ये गिर गया, और पूरा राजपाट फिर किसके अंडर आ गया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका स्लेव था। मैं बताया ना, जैसे इसका कोई ही हैड नो ईयर, मतलब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो उसके जनरल्स थे ना, जो स्लेव थे, आर्मी जनरल थे जो उसके स्लेव थे, वो रूलर बन गए। और इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर दी, स्लेव डायनेस्टी मतलब दास वंश की स्थापना कर दी। और वहीं से दिल्ली सल्तनत के बारे में आप पढ़ते हो। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है फिर 1206 में शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर देता है, तो ये खास बात है, 1206 में शुरू होती है ये। और इन्हीं का एक स्लेव था, दो आर्मी जनरल था, बख्तियार खिलजी, ये जो पापी था ना बख्तियार खिलजी, यही पापी था जिसने नालंदा की यूनिवर्सिटी थी, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रही है हमारे प्राचीन इतिहास में, और साथ ही साथ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इन दोनों को इसने डिस्ट्रॉय किया था, तबाह किया था अपने टाइम पे बख्तियार खिलजी ने। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इस पापी का नाम, वो है बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा और विक्रमशिला दोनों को डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। हाँ, ऑप्शन में एक और था हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये हेमू था ऑप्शन में, और इसको हेमू भी बोला जाता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि ये जो मुस्लिम शासक इतने चल रहे थे ना दिल्ली में, उनके बीच में एक ये हिंदू राजा बना था कुछ टाइम के लिए। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमू भी बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हुमायूं की डेथ हुई, देखो 1526 में मुगल शासन शुरू होता है, हुमायूं आता है, और हुमायूं आने के बाद 1556 के बाद शेरशाह सूरी 1539-40 में बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बेलग्राम, इनमें हरा देता है। और हुमायूं फिर कैसे ही जान बचा के भाग जाता है। लेकिन 1556 में दोबारा आता है हुमायूं, जनवरी 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। फिर आता है ये शेरशाह सूरी को हराता है इनको, और दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और उस टाइम पे हुमायूं की सडन डेथ हो जाती है जनवरी 1556 में। वहीं पे हेमू को मौका मिलता है कि राजपाट छीनने का। तो 13 साल का उस टाइम पे जो अकबर था, उसने सक्सीड किया अंडर द रेजेंट बैरम खान, बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने सक्सीड किया, जो 13 साल का ही था उस टाइम पे। तो वहां पे हेमू को रास्ता मिलता है कि भाई मैं यहाँ पे कैसे सत्ता छीन सकता हूँ, हिंदू राजा बनता है ये। वो कैसे बनता है, बात ऐसे होती है कि सूर्य एम्पायर है उस टाइम पे, जो मैंने बताया ना शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं का राया था, तो सूर्य एम्पायर भी कोलैप्स कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है ना, ये भी गिर रहा था। और साथ ही साथ ये जो हुमायूं की डेथ हो गई तो बस 13 साल का ये अकबर गद्दी पे बैठा था। तो इन दोनों सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हेमू ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी देखी। और एक गवर्नर होता था तारदी बेग खान, दिल्ली का जो गवर्नर था, उस मुगल गवर्नर को इसने हराया बैटल ऑफ दिल्ली में अक्टूबर 1556 में। देख रहे हो ना, डेथ हुई इसकी जनवरी 1556 में, अक्टूबर 1556 में तारदी बेग खान को इसने हराया और दिल्ली की सीट पे कब्जा कर लिया, ठीक है। और यहीं से फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई है उसकी शुरुआत होती है। वो कैसे होती है देखो, इसने कैप्चर किया दिल्ली को, टाइटल लिया राजा विक्रमादित्य का। बहुत सारे आपने किंग देखोगे पुराने टाइम पे, जो हिंदू किंग थे, जो विक्रमादित्य की उपाधि लेते थे। तो ये एक ओल्ड जो हमारी वो चल रही थी ना, ट्रेडिशन चल रही थी, इंपीरियल ट्रेडिशन चल रही थी, उसको इन्हें रिवाइव किया मुगलों के टाइम पे, ठीक है, उसने इसको रिवाइव किया और इसने राजा विक्रमादित्य का टाइटल लिया हेमू ने। और इसी के साथ ये जो अकबर बैठा था, ये भी कहाँ चुप बैठने वाला था भाई। तो इसने क्या किया, पानीपत की दूसरी लड़ाई में नवंबर 5 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई शुरू होती है, सेकंड बैटल पानीपत। और उसमें अकबर क्या करता है, हेमू को हरा देता है, अकबर जीत जाता है। और ये कुछ टाइम के लिए ही दिल्ली का शासक रह जाता है हमारा हेमू, ठीक है।
तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, ये डेट भी पूछ लेते हैं कई बार, तो 5 नवंबर 1556, ध्यान रखना, अक्टूबर में ये बैठा था और नवंबर 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत शुरू हो गया। और जैसे ये हेमू हारता है, वहीं से फिर दोबारा से जो मुगल साम्राज्य है लगभग 200 साल तक भारत में बना रहता है, लगभग 200 साल तक, ठीक है, 1556 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। तो लगभग 200 साल तक आगे और मुगल साम्राज्य का एक डोमिनेंस रहता है ये नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो ये बात करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया पूरा, पहले क्वेश्चन का पूरा निचोड़ निकाल दिया ना। तो अब इतने क्वेश्चन बन जाएंगे वहां से कि आपको एक एक क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में आएगा आप खटाखट खटाखट करके आओगे। अगला सवाल देखते हैं भाई, विच मुगल एम्परर इज इश्यूड द डेक्कन कैंपेन, डेक्कन कैंपेन किसने शुरू किया अगेंस्ट द मराठाज एंड स्पेंट सिग्निफिकेंट टाइम इन द रीजन, किस मुगल सम्राट ने मराठों के खिलाफ दक्कन अभियान शुरू किया और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण समय बिताया। दक्कन अभियान की बात करते हैं, दक्कन का एरिया कौन सा है, जो महाराष्ट्र का एरिया, दक्कन का पठार सुना होगा ना, जो महाराष्ट्र वाला एरिया, कर्नाटक से लगता हुआ गुजरात वाला, इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो दक्कन अभियान इस एरिया के लिए कौन से मुगल एम्पायर ने शुरू किया था, कौन सा मुगल सम्राट था जिसने शुरू किया था, शाहजहां ने शुरू किया था, औरंगजेब ने किया था, जहांगीर ने किया था, अकबर ने किया था, किसने किया था, दक्कन अभियान या डेक्कन कैंपेन बोल सकते हैं हम इसको। तो ध्यान रहे, ये औरंगजेब ने शुरू किया था मेरे भाई, औरंगजेब ने। कैसे शुरू किया था सुनो, देखो पहली बात तो ये है कि ये जो औरंगजेब है ना, औरंगजेब ये 1658 से लेके 1707 तक गद्दी पे बैठा, 1707 तक आपका गद्दी पे बैठता है औरंगजेब। और इसी के साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में कौन सा शासक था जो सबसे लंबे टाइम तक गद्दी पे बैठा, तो यही बैठा था 1658 से लेकर 1707 तक, लगभग 49 साल या हम 50 साल मान सकते हैं, लगभग हाफ सेंचुरी इसने 50 साल दिल्ली पे राज किया औरंगजेब ने, ठीक है। और इसके राज में दो पार्ट में बांट सकते हैं हम, हाफ सेंचुरी 50 साल है ना, तो 25 साल जो इसके पहले थे तो वो बांट सकते हैं, एक दूसरे 25 साल थे वो बांट सकते हैं, ठीक है। जो पहले 25 साल थे उस टाइम पे क्या रहा है, ये 1658 से लेके लगभग 1680-82 तक ये क्या रहा, नॉर्थ पे ही फोकस रहा इसका भाई, नॉर्थ इंडिया पे ही फोकस रहा। लेकिन इसके बाद 1680 के बाद 1600 लगभग इसकी डेथ हुई, जो 1707 अहमदनगर में इसकी डेथ हुई थी महाराष्ट्र में, तब तक लगभग लास्ट के जो 25 साल थे इस टाइम पे इसने किस पे ध्यान दिया, डेक्कन एरिया पे ध्यान दिया भाई, डेक्कन एरिया मतलब डेक्कन कैंपेन की बात कर रहे हैं उस पे ध्यान दिया। और उसमें थोड़ा बहुत कामयाब भी हुआ ये जो डेक्कन पॉलिसी थी ना इसकी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थी एंड ड्रेनिंग पार्ट थी ये मुगल साम्राज्य का। ड्रेनिंग पार्ट मतलब समझ रहे हो क्या है, ड्रेनिंग पार्ट का मतलब क्या है, देखो ड्रेनिंग, ड्रेनिंग पार्ट थी है, ड्रेन का मतलब क्या होता है, ड्रेन थ्योरी पढ़ी आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, ड्रेन थ्योरी अंग्रेजों के खिलाफ जो पूरी पोल पट्टी पाड़ी थी उनकी, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को आप। ऐसे ही ड्रेनिंग पार्ट था ये, ड्रेनिंग पार्ट क्या था, इसने 25 साल यहाँ पे डेक्कन पे कब्जा करने के लिए लगा दिया औरंगजेब ने, मराठाओं के साथ लड़ते हुए लगा दिया, लेकिन मराठाओं को तब भी ये दबा नहीं पाया। और उस चक्कर में इसने क्या किया, जो मुगल साम्राज्य का खजाना था ना उसको बिल्कुल निचोड़ दिया, बिल्कुल ही उसको, मतलब मुगल साम्राज्य का जो खजाना था उसको बिल्कुल, उसका इकोनॉमिक लेवल पे बिल्कुल काफी हैवी लॉस हुआ मुगल साम्राज्य को उस टाइम पे। तो इसको ड्रेनिंग पार्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसका सपना था डेक्कन पे कब्जा करना, और मोस्ट ड्रेनिंग पार्ट भी था। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बाद में जाके ये डिसीजन बनता है, वन ऑफ द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट डिसीजन निकालोगे आप मुगल साम्राज्य के पतन में, तो उनमें से एक डिसीजन ये था इसका, डेक्कन कैंपेन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और जानो, देखो ये डेक्कन में आया तो इधर ये जैसे बीजापुर गोलकोंडा की किंगडम होती तो उन पे कब्जा भी किया इसने, जैसे 1686 में इसने क्या किया, 1686 में इसने बीजापुर पे कब्जा किया भाई, बीजापुर किंगडम थी उस पर कब्जा कर लिया इसने। उसके बाद 1687 में इसने किसको जीता, गोलकोंडा किंगडम को भी जीता, गोलकोंडा की किंगडम है उसको भी जीता इसने 1687 में। और 1666 में इसने क्या किया था, धोखे से, 1666 में इसने क्या किया, धोखे से एक काम किया छत्रपति शिवाजी महाराज को इसने धोखे से आगरा में कैप्चर कर लिया। वो तो बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से निकल गए थे, लेकिन धोखे से 1666 में इसने उनको भी कैद किया था 1666 में। 1686 में इसने बीजापुर को भी अपना जीता, 1687 में गोलकोंडा में भी जीता, लेकिन बहुत बड़ा इसकी कोई जीत हुई नहीं। और ये मराठाओं के साथ लड़ते लड़ते इसने अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन मराठाओं को ये दबा नहीं पाया, ही वॉज नॉट एबल टू सबड्यू मराठाज, सबड्यू नहीं कर पाया उनको, मतलब दबा नहीं पाया मेरे भाई, दबा नहीं पाया। सबड्यू का मतलब समझते हो ना, इंग्लिश वोकैब में आता है एंटोनिम सिनोनिम में, समझते हो ना, दबा नहीं पाया उनको ये, तो ध्यान रखना ये बात। देखो बताता हूँ, हाँ ये बात देखो, 1657 में शाहजहां क्या है,
बीमार हो जाता। तो उसके 4 बेटे थे भाई, मेनली 4 बेटे थे। चारों में एक था औरंगजेब उसका बेटा, एक था उसका सूजा, और एक था इसका ये दारा शिकोह, और एक और बचता ये मुराद। हाँ, एक मुराद है। इसके 4 बेटे थे, तो चारों में लड़ाई हो जाती है। इनमें चारों में आपस में क्या होती है, लड़ाई हो जाती है। औरंगजेब में, सूजा में, दारा शिकोह में और मुराद में, चारों में लड़ाई होती है। क्योंकि मुगल साम्राज्य में या मुस्लिम शासक थे उस टाइम पे मेनली यही होता था ना, अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठ गया, भाइयों में आपस में लड़ाई चल रही है, यही होता था। इन चारों में आपस में लड़ाई होती है भाई, वो इसको मारना चाहता है, वो इसको मारना चाहता है, क्योंकि बाप तो बीमार पड़ गया है। औरंगजेब ने तो बाद में इसको कैद कर दिया था, अपने बाप को ही, शाहजहां को, ठीक है। तो दारा सिकोह कैसा था, दारा सिकोह थोड़ा सा लिबरल टाइप का आदमी था। थोड़ा सा मतलब सुनने में आता है कि थोड़ा लिबरल टाइप का था। सूफी इंक्लाइनेशन था, सूफी संतों के में थोड़ा सा उसका ध्यान होता था। इसने एल्डेस्ट था, हाँ एल्डेस्ट सबसे बड़ा था, इन चारों में सबसे बड़ा एल्डेस्ट था, और शाहजहां का फेवरेट था। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहां का फेवरेट था। वो मिर्जापुर में डायलॉग नहीं सुना कि क्या कर रहा वो जूरी नहीं है, हमारा बेटा वो जूरी है, कुछ इस टाइप का डायलॉग है ना। तो वही वाली बात है, शाहजहां का फेवरेट था ये, ठीक है। तो शाहजहां चाहता था कि ये गद्दी पे बैठे। और सूजा था जो बंगाल का गवर्नर था, ये सूजा बंगाल का गवर्नर था। मुराद बख्श क्या था, गुजरात का गवर्नर था। और डेक्कन के बारे में अभी बात किया ही मैंने, डेक्कन पॉलिसी औरंगजेब लेके आया था। तो औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था, ये था डेक्कन का गवर्नर था। इन चारों में लड़ाई होती है। तो सबसे तेज इनमें था औरंगजेब। उसने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2-3 लड़ाई हुई इनके बीच में, ये लड़ाई पूछते हैं कई बार एग्जाम में, सीधा डेट पूछते हैं या ईयर पूछते हैं। बैटल ऑफ धर्मात हुआ 1658 में, 1657 में बीमार हुआ है, 1658। वैसे भी मैंने आपको बताया 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का राज रहता है, ठीक है ना। औरंगजेब का राज रहता है, तो आपको ध्यान रखना 1658 में ये बैठा था गद्दी पे। कैसे बैठा, ये 2-3 लड़ाई हुई उनके थ्रू बैठा। पहली लड़ाई हुई बैटल ऑफ धर्मात 1658 में। औरंगजेब ने क्या किया, मुराद को पटा लिया, आजा भाई दोनों मिलके राज करेंगे। तो औरंगजेब और मुराद ने मिलकर क्या किया, डिफीट कर दिया जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह कौन था, जो दारा सिकोह था उसका सपोर्टर था। तो दारा सिकोह एल्डेस्ट था, एक हिसाब से टेक्निकली वो बैठना चाहिए था। जसवंत सिंह उसके बिहाफ पे लड़ा, उसका सपोर्टर था। औरंगजेब और मुराद दोनों भाइयों ने मिलकर उसको हरा दिया। और थोड़े दिन बाद औरंगजेब ने किया, इस मुराद को ही पेल दिया। इसने इसको जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद करने के बाद जब ये गद्दी पे बैठा तो इसको मरवा भी दिया था। क्यों मरवाया, क्योंकि इसलिए मरवाएगा क्योंकि गद्दी के लिए तो ये भी सोचेगा अगर जिंदा रहेगा, तो अपने राइवल को खड़ा नहीं होने दिया, जड़ से काट दिया। तो मुराद को मरवा दिया, जसवंत सिंह को हराया। तो पहली बार इसने दारा सिकोह को हरा दिया। फिर नेक्स्ट जो बैटल होता है, बैटल ऑफ सामूगढ़, 1658 में ये होता है बैटल ऑफ सामूगढ़। ये डिसीजिव बैटल था, मतलब ये इंपॉर्टेंट बैटल था। यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि भाई औरंगजेब ही गद्दी पे बैठेगा। औरंगजेब ने डिफीट किया दारा सिकोह को, दारा सिकोह को इसने हरा दिया, और ये डिसीजिव बैटल था। और बैटल ऑफ सामूगढ़ से डिसाइड हो गया कि औरंगजेब ही गद्दी पे बैठेगा। उसके बाद एक और बैटल हुआ, ये जो सूजा बच गया ना, सूजा गवर्नर है जो बंगाल का, उसने बैटल ऑफ ख्वाजा हुआ, उसमें बैटल ऑफ खाजुआ हुआ 1659 में, जिसमें इसने सूजा को भी हरा दिया। तो मुराद को बंद किया, फिर मार दिया, निपटा दिया। दारा सिकोह को हरा दिया बैटल ऑफ सामूगढ़ में, और बैटल ऑफ धर्मात दोनों में हराया, हटा दिया। सूजा को 1659 में बैटल ऑफ खाजुआ, उसमें हरा दिया, निपटा दिया, ठीक है। तो उसके बाद औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक गद्दी पर बैठता है। और बड़ा ही जो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी रूलर था ये, बड़ा ही मतलब कट्टर रूलर माना जाता है इसको, औरंगजेब ये था। इसने बहुत सारे हमारे हिंदुओं के टेम्पल तोड़े हैं, काशी विश्वनाथ का टेम्पल हो गया आपका, फिर उसके अलावा मथुरा में टेम्पल हो गया, काफी सारे इसने टेम्पल तोड़े हैं। म्यूजिक वगैरह, डांस वगैरह जो कोर्ट में होता था वो बैन कर दिया था इसने। जजिया टैक्स होता था, जो जजिया टैक्स 1689 में इसने क्या किया, जजिया टैक्स लागू कर दिया हिंदुओं पे, दोबारा से री इम्पोज कर दिया। मतलब 1679 में इसने हिंदुओं को बोला कि आप एक मुस्लिम शासक के अंडर रह रहे हो, तो आपको एक प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन टैक्स के अंडर, प्रोटेक्शन टैक्स के नाम पे 1679 में इसने क्या किया, जजिया लगा दिया हिंदुओं पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसने काम किए भाई। हाँ देखो औरंगजेब, हाँ इसने टाइटल क्या लिया जब ये गद्दी में बैठा, तो टाइटल लिया इसने आलमगीर का टाइटल लिया। आलमगीर का टाइटल लिया, आलमगीर का मतलब होता है वर्ल्ड कंक्यूटर, पूरी दुनिया को जीतने वाला। तो इसने आलमगीर का टाइटल लिया जब ये 1658 में गद्दी पे बैठा। और जजिया को इम्पोज किया 1679 में, जैसे ही मैंने आपको बताया, नॉन मुस्लिम पे प्रोटेक्शन टैक्स था। टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट किया, काशी विश्वनाथ वाला टेम्पल हो गया हमारा वाराणसी में, केशव राय टेम्पल हो गया हमारा मथुरा में। उसके अलावा सोमनाथ टेम्पल, इसको गजनवी ने भी लुटा था ये, तो सोमनाथ टेम्पल पे बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, तो सोमनाथ टेम्पल को भी इसने डिस्ट्रॉय किया था जो गुजरात में है वो। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पल जिसको औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया, मतलब क्षति पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया। और 1707 में इसकी डेथ हो गई थी, 1707 में इसकी डेथ हुई। अब ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि डेथ कहाँ पे हुई,
और फिर इसको दफना कहाँ पे गया, मकबरा कहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखना। 1707 में इसकी अहमदनगर जो महाराष्ट्र में यहाँ पे डेथ हुई ड्यूरिंग डेक्कन कैंपेन, जो इसकी विनाश का कारण बना डेक्कन कैंपेन, इसकी जो ऑब्सेशन थी ना डेक्कन पे कब्जा करने की, वो इसको लेके ले गई और सही हुआ। तो डाइड इन 1707 अहमदनगर में और बरीड इन औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में इसको दफनाया गया। अब याद कैसे रखोगे कि भाई देखो 1707 में ये अहमदनगर में तो क्या हुआ, ये अहमदनगर में इसकी क्या हुई, डेथ हुई। और औरंगाबाद है जो, औरंगाबाद में क्या होता है, औरंगाबाद में इसका इसको दफनाया जाता है। तो देखो डेथ में बरी किया जाता है, औरंगाबाद में इसको क्या किया जाता, बरी किया जाता, मतलब दफनाया जाता। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, छोटी सी ध्यान रखनी है। बी से क्या बनता है आपका, बरी मतलब दफनाना, और बी ही औरंगाबाद में आता है, यहाँ पे औरंगाबाद है तो बी से बरी, बी से औरंगाबाद, औरंगाबाद में बी आता है। अहमदनगर में आपको कहीं पे भी बी देखने को नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे बी है मतलब बी से बरी, बी से औरंगाबाद, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको दफनाया गया, यहाँ पे इसका मकबरा है, औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में है। और इसकी डेथ हुई जो वो हुई अहमदनगर में। डेथ इसकी कहाँ पे हुई, डेथ हुई इसकी मेरे भाई अहमदनगर में। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और जब इसकी डेथ हुई थी ना, उस टाइम पे मुगल एम्पायर कितने सूबों में बटा हुआ था, ये सवाल एक बार पूछ लिया था एसएससी ने, तो ध्यान रखना। इसके टाइम पे काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था एम्पायर का, ये बात भी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहे, फिर संभाल नहीं पाए इतने बड़े एम्पायर को, और इसका फोकस एक ही ऑब्सेशन डेक्कन एरिया में ज्यादा हो गया, दक्कन का जो एरिया है उसमें ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से मुगल साम्राज्य में जो इकोनॉमिक लेवल पे काफी लॉस हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे जब इसकी डेथ हुई तो मुगल साम्राज्य 21 सूबों में बटा हुआ था, ये सवाल एक बार पूछ लिया था, तो ध्यान रखना 21 सूबों में बटा हुआ था। और इसने फिर डांस वगैरह बैन कर दिया था, जजियारी इम्पोज किया 1679 में, ये ईयर याद रखना, 1679 में इम्पोज किया था इसने, ठीक है। पिलग्रिमेज टैक्स जो तीर्थ यात्रा पे कर था, वो भी ये दोबारा से रिवाइव कर दिया इसने। तो इसने ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम किए औरंगजेब ने। आगे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन था, हर्षवर्धन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, बिंदुसार था। देखो ये तीनों मौर्य एम्पायर से ही आते हैं। तो फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, आपने सुना ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो तैयारी करते हैं बच्चे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उनके लिए। लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको चीजें, मैं थोड़ा ध्यान से सुनो, रिवाइज कर लो एक हिसाब से। तो ये जो मौर्य एम्पायर था ना, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 321 बीसी से 185 बीसी तक ये रहा। 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक ये रहा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उसने जो नंद वंश था इनसे पहले, उनका जो आखिरी शासक था धनानंद, धनानंद को हराया, किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से, जिनका नाम कौटिल्य भी है, और एक और उनका तीसरा नाम है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। तो चाणक्य या फिर कौटिल्य की मदद से इन्होंने, जो नंद वंश थे उनके लास्ट शासक थे, जो आखिरी रूलर था धनानंद, धनानंद को हराया, और धनानंद को हरा के मौर्य इसकी मौर्य वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी, एस्टेब्लिश कर दिया मौर्य वंश को। और उन्होंने अपनी राजधानी किसको बना, कोई भी वंश या कोई भी एम्पायर खड़ा होता था तो उसकी कैपिटल होती थी, तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई वो थी पाटलिपुत्र, जो आज के टाइम पे क्या है, पटना है। तो पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या बनाया, अपना कैपिटल बनाया मेरा भाई, पाटलिपुत्र को, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा और बता देते हैं डिटेल में आपको, और तसल्ली मिल जाएगी। हाँ, अलेक्जेंडर की डेथ 323 बीसी में हुई। ये क्या है, देखो अलेक्जेंडर आया था, बैटल ऑफ हिडेप्सिस सुना होगा, 326 बीसी में राजा पोरस ने इसको झेलम नदी के किनारे लड़ा था, बैटल ऑफ हिडेप्सिस सुना होगा आपने, या बैटल ऑफ वितस्ता। वितस्ता किसको बोलते थे पुराने टाइम पे, झेलम नदी को ही बोलते थे ना वितस्ता। तो बैटल ऑफ हेडेप्सिस या बैटल ऑफ वितस्ता झेलम नदी के किनारे हुआ था अलेक्जेंडर के बीच और राजा पोर्स के बीच 326 बीसी में। उसके बाद 323 बीसी में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है, और इसी का एक आर्मी जनरल था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है 305 बीसी में जाके, ठीक है। तो इनकी लड़ाई होती है, लड़ाई होती है तो फिर बाद में ट्रीटी होती है, इनके बीच में संधि होती है। संधि में क्या हुआ ये जानना जरूरी है। संधि में ये हुआ, ट्रीटी हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, इन्होंने गेन किया अफगानिस्तान को, बलूचिस्तान को, एक दो एरिया और थे और कोशिया वगैरह, तो उन तीन चार एरिया को इन्होंने गेन किया। और बदले में एक्सचेंज में क्या किया, एक्सचेंज में इसने 500 वॉर एलिफेंट दिए भाई, युद्ध में लड़ने वाले 500 हाथी दिए सेल्यूकस निकेटर को। और साथ ही साथ मैरिज अलायंस किया। मैरिज अलायंस में क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलेना, उनके साथ क्या की, शादी की चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये दो चीजें हुई, एक तो
क्या हुआ, 500 वॉर एलिफेंट दिए और मैरिज अलायंस हुआ उनकी बेटी हेलेना के साथ, सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलेना उनके साथ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैन धर्म को अपना लिया। इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। बद्धरभाऊ जो जैन भिक्षु थे उनके साथ यो क्या कहाँ चले गए, श्रवण बेलगोला चले गए, जो कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट में है, पूछ लिया जाता है। श्रवण बेलगोला चले गए और उसके बाद सल्ले खाना किया इन्होंने। सल्ले खाना मतलब क्या है, फास्ट अनटू डेथ, मतलब डेथ तक इन्होंने फास्ट किया, जब तक इनकी डेथ ना होगी, उसको सल्ले खाना बोलते हैं जैन धर्म में, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। तो ही एक्सेप्टेड जैनिज्म, मूव टू सणवेलगोला, कर्नाटक के जो हसन डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हसन डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आप ध्यान रखना मेरी बात। और बद्र भाऊ के साथ गए थे। और बद्र भाऊ मतलब यहाँ से एक सेक्ट भी शुरू होता है, जैन धर्म भी यहाँ से बढ़ता है। फिर यहाँ पे जो दिगंबर सेक्ट है ना वो शुरू होता है, ठीक है। तो दिगंबर मतलब कौन, एक श्वेतांबर होते हैं जैन धर्म में, एक दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो थोड़ा न्यूड रहते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, ठीक है, तो उनको बोलते हैं दिगंबर। और उन्होंने अपनी लाइफ को एंड किया थ्रू सल्लेखाना, सल्लेखाना किया, फास्ट अनटू डेथ, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और एक और खास बात है, द फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो उससे पहले जैसे नंद वंश था, ये सारे वंश थे, लेकिन जो पूरा नॉर्थ इंडिया का क्या है, एक पूरा यूनिफिकेशन किया ना, उसका पहला क्रेडिट किसको जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक शुरुआत थी ये यूनिफिकेशन की। तो नॉर्थ इंडिया का पहला फर्स्ट यूनिफिकेशन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। इस सवाल कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। आगे चलो। हाँ, स्वर्ण बेलगोला के बारे में कुछ बात, इंपॉर्टेंट बात है वो जान लो भाई, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता ही है। स्वर्ण बेलगोला एक जैन पिलग्रिमेज सेंटर है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पे डेथ हुई थी सल्लेखाना के थ्रू, बदर भाऊ ने दिगंबर सेक्ट यहाँ से शुरू हुआ था। तो स्वर्ण बेलगोला जैन पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक है, जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है। स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर या बाहुबली यहाँ पे देखने को मिलता है, जो बड़ा न्यूज में भी रहता है और कितनी बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ये स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर, ये देखो पूरा एक मोनोलिथिक स्टैच्यू है, एक ही पत्थर से बना हुआ स्टैच्यू है। दुनिया के सबसे बड़े जो लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक स्टैच्यू है ना, उनमें से एक ये स्टैच्यू है। लगभग 57 फीट तो इसकी हाइट है, 57 फीट की लगभग इसके पास क्या है, हाइट है मेरे भाई। स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर या बाहुबली। तो ये गोमतेश्वर या बाहुबली ये कौन थे, तो ये थे जो ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ना, जिनका नाम ऋषभनाथ था और उनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है, उनके ही बेटे थे गोमतेश्वर या बाहुबली। तो उनका ये स्टैच्यू बना हुआ है, एक पोस्चर में बना हुआ है। इस पोस्चर को पता क्या बोलते हैं, इस पोस्चर को बोलते हैं कयोत्सर्ग मुद्रा। कायोत्सर्ग मुद्रा बोलते हैं इसको। स्टैंडिंग मेडिटेटिव पोस्चर, मतलब खड़ा है और पूरा एक मेडिटेशन में दिख रहा है ना आपको, ध्यान में दिख रहा है कि ध्यान लगाए हुए, तो स्टैंडिंग मेडिटेटिव पोस्चर है। और ये रिफ्लेक्ट करता है रिनंसिएशन को। रिनंसिएशन मतलब त्याग की भावना को, डिटैचमेंट की भावना को, ध्यान रखना, रिनंसिएशन को ये डिपिक्ट करता है। दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक है ये रिनंसिएशन मतलब त्याग की भावना, और एक और वर्ड होता है, मैं आपको बता ही देता हूँ, इंग्लिश की बात होगी तो, रिनाउंसिएशन। एक रिनंसिएशन होता है, एक रिनाउंसिएशन होता है, इन दोनों में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। रिनंसिएशन का मतलब त्याग की भावना, रिनाउंसिएशन का मतलब आप मेरे को बताओ, इंग्लिश में इतने बड़े मारती हो रहे हो ना, तो बताओ मेरे को। तो रिनाउंसिएशन और रिनंसिएशन का मतलब मेरे को बताओ। रिनंसिएशन का तो मैंने बता दिया आपको, डिटैचमेंट को इसको रिफ्लेक्ट करता है ये स्टैच्यू, ठीक है। 57 फीट का स्टैच्यू है, सिचुएटेड इन हसन डिस्ट्रिक्ट, हाँ कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में, मैंने आपको बताया ना, ध्यान रखना ये बात। और विंध्यागिरी, विंध्यागिरी और चंद्रागिरी, इन दोनों की पहाड़ियों के बीच में खड़ा है ये स्टैच्यू, ठीक है। लाइज बिटवीन टू हिल्स, विंध्यागिरी एंड चंद्रागिरी, इन दो पहाड़ियों के बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ दिगंबर जैनिज्म, मैंने आपको बताया था ना भाई, दिगंबर जो जैन धर्म का सेक्ट बना उसका इंपॉर्टेंट सेंटर है ये, पिलग्रिमेज सेंटर, तीर्थ स्थल है आपका। स्वर्ण बेलगोला में जो ये गोमतेश्वरा या बाहुबली का स्टैच्यू है, 57 फीट की इसकी हाइट है। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है। महामस्तकाभिषेक फेस्टिवल हर 12 साल में, यहाँ पे जो ये जगह है ना श्रवण बेलगोला, यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, महामस्तकाभिषेक फेस्टिवल। हर 12 साल में ये फेस्टिवल जैन धर्म से रिलेटेड है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फेस्टिवल का नाम भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं भाई। विच आर्किटेक्चर स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फीचर, ये कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल है, इनमें ये फीचर है, बताओ कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल है। मुगल है या डेक्कन है, इंडो इस्लामिक है, गोथिक का, कौन सा है, फीचर क्या है। रिव्ड वोल्ट्स, पॉइंटेड आर्क्स, यिंग बटरेसेस एंड स्ट्रेंड ग्लास विंडोज। ये थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, देखो, ठीक है। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप समझ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर।
तो इस टाइप का जो ये आर्किटेक्चरल स्टाइल है ना, ये होता गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। ये हमारा नहीं है, गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये। गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होता है आपको बता देता हूँ। देखो, ये होता है गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। आपने ऐसी ऐसी बिल्डिंग बहुत सारी देखी होगी। मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में आया तो मुंबई में मैंने देखा ये ऐसी ऐसी बिल्डिंग बहुत सारी हैं। आप एंट्री करोगे सीएसएमटी स्टेशन पे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है जो, वो ऐसा है। वो तो इंडिया का अकेला स्टेशन है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अलावा और भी आप चर्च गेट से आगे निकलोगे साउथ मुंबई में इधर, तो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगी जो इस आर्किटेक्चर में बनी हुई है। इस आर्किटेक्चर को वो बोलते हैं गोथिक आर्किटेक्चर। ये जो फ्रांस है ना, 12th सेंचुरी में यूरोप के फ्रांस से निकला ही है। यूरोप में जो कंट्री है फ्रांस, 12th सेंचुरी में वहां से शुरू हुआ। वहां की भी एक बहुत सारी फेमस चर्च है, जैसे नोट्रे डेम है। नोट्रे डेम के बारे में आपने सुना होगा भाई, नोट्रे डेम के बारे में। नोट्रे डेम चर्च है, ये पेरिस में, फ्रांस में है, तो देखी होगी आपको। तो वो भी गोथिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो यहाँ पे मुंबई आओगे आप, उसके अलावा मेरे ऑफिस के सामने ही हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट, वो भी ऐसी बनी हुई है गोथिक आर्किटेक्चर में। तो सीएसएमटी हो गया। और सीएसएमटी को पहले क्या बोलते थे? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अभी बोलते, पहले क्या बोलते थे इसको? पहले बोलते थे विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे मेरे भाई, ठीक है। इसको डिजाइन किसने किया, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको डिजाइन किया था F.W. स्टीवंस ने। ध्यान रखना ये बात मेरी, F.W. स्टीवंस ने इसको डिजाइन किया था। ये जो रेलवे स्टेशन है, F.W. स्टीवंस ने, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट था F.W. स्टीवंस, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आर्किटेक्चर कैसा होता है ये देखो। इसमें जैसे तीन चार ऐसी टिपिकल सी टर्म दी थी, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लो। इसने बोला लार्ज स्टेन्ड ग्लास विंडोज, एक लंबी लंबी देखी होगी ना आपने चर्च वगैरह में, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी विंडो होती है, और वो भी एक वेल डेकोरेटेड कलरफुल विंडोज होती है। लार्ज स्टेन्ड ग्लास विंडोज ऐसी देखने को मिलेगी आपको, बड़ी बड़ी विंडोज, ठीक है ना, या ऐसे, ठीक है। फ्लाइंग बटरेसिस इनको बोल देते हैं। ये खड़े होते हैं सतम से। स्पोर्ट बटरेस का मतलब क्या होता है? स्पोर्ट करना, इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पॉइंटेड आर्क, ये पॉइंटेड आर्क देखने को मिलेंगे। रिब्ड वोल्ट, ये ऐसे ऐसे बीच में ऐसे मिलेंगे देखने को, रिब्ड वोल्ट, तो इनको बोल देते हैं। तो ये पूरा गोथिक आर्किटेक्चर का पार्ट है। ये सवाल पूछा हुआ था। ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगी, मुंबई वगैरह को। मुंबई को तो एक टाइम गोथिक सिटी बोला जाता है, क्योंकि गोथिक आर्किटेक्चर की बहुत सारी बिल्डिंग है, ठीक है। गोथिक आर्किटेक्चर एंड आर्ट डेको, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी आता है यहाँ पे, सीएसएमटी के अलावा। तो कई चीजें यहाँ पे जो आपको गोथिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगी। ये है सिंपल क्वेश्चन। F.W. स्टीवंस ना, जो सीएसएमटी वाला, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस वाला, ध्यान रखना, ये F.W. स्टीवंस पूछा जाता है एग्जाम में। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता किसको माना जाता है? सबसे पुरानी सभ्यता किसको माना जाता है? गुप्ता एम्पायर, मौर्य सिविलाइजेशन, इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन की कौन सी है? बहुत ही सिंपल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा आईवीसी है, उसको, हड़प्पा संस्कृति है, उसको माना जाता है। उसके बाद आपका वैदिक सिविलाइजेशन शुरू होता है, फिर मौर्य आता है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो मैंने बताया आपको, 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक रहता है। असले खाना के थ्रू उन्होंने अपना एंड किया, दिगंबर सेक्ट और बदर भाव वहाँ पे। फिर हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, स्वर्ण बेलगोला 57 फीट हाइट है, महामस्तकाभिषेक फेस्टिवल होता है वहाँ पे। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका क्या होगा? आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में भी कुछ बात, इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ मैं। वैसे बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ मैं। पहली बात तो, इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ब्रोंज शुरू हो गया था। ब्रोंज किसका एलॉय है, आप मेरे को बताओ। कॉपर के साथ क्या मिलके ब्रोंज बनता है, आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में भाई। इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो। ब्रोंज में अगर जिंक मिला दो तो क्या बनता है, और ब्रोंज में अगर कॉपर में आप जिंक मिला लो तो क्या बनता है, और कॉपर में अगर आप टीन मिला दो तो क्या बन जाता है? ये दो इंपॉर्टेंट एलॉय होते हैं, और उनमें से एक है ब्रोंज, ठीक है। तो बताओ किससे बना हुआ है ये? तो एक तो ये हो गया, ब्रोंज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रोंज का यूज होना शुरू हो गया था। और उसके अलावा 90 डिग्री पे यहाँ पे बड़ा मॉडर्न सोसाइटी थी, तो 90 डिग्री पे यहाँ पे एक पूरा गलियां काटती थी एक दूसरे को, बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था। और मेनली दो पार्ट में बटी हुई थी ये सोसाइटी, जो टाउन थे इसके दो पार्ट में थे। एक लोअर टाउन होता था जहाँ पे आम जनता रह रही है, और एक होता था आपका जहाँ पे अमीर लोग रह रहे हैं, इंपोर्टेंट लोग रह रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिटाडेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको मेरे भाई? सिटाडेल बोलते हैं, ठीक है, सिटाडेल। और ऐसी इसकी अलग अलग साइट है देखने को मिली है। जैसे एक साइट आपकी चनहुदरो, चनहुदरो नाम की साइट है आपकी, चनहुदारो नाम की साइट है। ये क्या है? सिटी विदाउट ए सिटाडेल बोलते हैं। इसमें सिटाडेल नाम की
कोई चीज नहीं मिली देखने को। सिटाडेल अकेली ऐसी साइट है, चनउद्रो सिटी विदाउट ए सिटाडेल बोलते हैं, इसमें सिटाडेल देखने को नहीं मिला। नॉर्मली इनकी टाउन प्लानिंग में क्या है, एक लोअर टाउन है और एक सिटाडेल है, ठीक है, जो आपको बताया मैंने। लेकिन चनउद्रो में सिटाडेल देखने को नहीं मिला। और दो हिस्सों में इनकी टाउन प्लानिंग होती है, लेकिन एक ऐसी साइट इनकी देखने को मिली मेरे भाई, एक साइट है धोलावीरा। तो धोलावीरा नाम की साइट है ना, ये पता है कितने पार्ट्स में बटी हुई है, 3 पार्ट्स में, और सारी 2 में, लोअर टाउन और सिटाडेल। लेकिन ये धोलावीरा कैसी साइट है जो आपको 3 पार्ट में देखने को मिली है। ऐसा ही चनउद्रो में सिटाडेल देखने को ही नहीं मिलता, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ, सबसे बड़ी साइट कौन सी है? सबसे बड़ी साइट है इनकी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी आपको देखने को मिलेगी, हरियाणा में, ठीक है, ध्यान रखना ये बात भी। तो और कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको भाई। हाँ, देखो ब्रोंज एज बोलते हैं। हाँ, एक और बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये किसको फाउंडर कौन थे इसके? इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कुनिंगम, इसके फाउंडर थे। कौन से ईयर में बनाया, ईयर क्या है, कौन से ईयर में बना, वो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, कौन से ईयर में पूछा जाता है। लेकिन इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंगम, इसके फाउंडर थे। और जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्टाफ वो डिस्कवरी हुई, जब ढूंढा गया इसको, तो उस टाइम पे इसके जो डायरेक्टर जनरल थे ना, एएसआई थे, उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उस टाइम पे इसके क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे। और उस टाइम पे जब इसकी डिस्कवरी हुई तो उन्होंने इसकी डिक्लेरेशन की थी। कब की थी? 1924 में, सितंबर 20 1924 को घोषणा की थी उन्होंने कि भाई हमें एक नई सभ्यता के बारे में पता चला है। 20 सितंबर 1924 को जॉन मार्शल ने इसके अनाउंस किया था ये, ठीक है, ये ईयर याद रखना आपको, 20 सितंबर 1924। और पहली साइट जो हड़प्पा, जो पहली साइट इनकी देखने को मिली वो हड़प्पा, इसलिए जो पहली साइट के नाम पे ही हम फिर क्या करते हैं, सिविलाइजेशन का नाम भी रखते हैं, तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं या हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं। ये पहली साइट थी जो इसकी ढूंढी गई थी, पाकिस्तान में है ये, ठीक है, पाकिस्तान में आज के टाइम पे। और इसको जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम था दयाराम साहिनी। दयाराम साहिनी था, 1921 में इन्होंने डिस्कवर किया था, 1921 में। और दूसरी साइड थी वो थी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को आर डी बनर्जी थे, जो राखल दास बनर्जी थे, उन्होंने 1922 में, 1922 में इसको डिस्कवर किया था मोहनजोदारो को। और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है ना मोहनजोदारो का, वो होता माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, माउंट ऑफ द डेड इसका लिटरल मीनिंग होता है। एक और साइट है लोथल। लोथल क्या है? पोर्ट सिटी है भाई, लोथल। पोर्ट सिटी मतलब यहाँ पे बंदरगाह देखने को मिला, डॉकयार्ड देखने को मिला आपको लोथल में। और भोगवा नदी के किनारे ये अहमदाबाद में है, गुजरात में, लोथल। और एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन भी आपको कहाँ से देखने को मिला? लोथल से देखने को मिला। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने रिवाइज कराई है आपकी, जो आने वाले एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट है जो वो खत्म होता है। इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। जितने भी एसएससी स्टैनो में जीके जीएस के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, चाहे हिस्ट्री, चाहे पॉलिटी, जियोग्राफी, या फिर साइंस के क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके, सबका एक अच्छे से एनालिसिस कराऊंगा भाई। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि नया पैटर्न शुरू हुआ है नए वेंडर का, तो उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे। और क्वेश्चन क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा कि क्वेश्चन देखा टिक करके चले गए, नहीं। क्वेश्चन देखने के अलावा उनकी एक प्रॉपर एनालिसिस, उनके ऑप्शंस को अच्छे से देखना और उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, उससे काम चलेगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे तो फिर सभी टिक टिक करके देखते रहेंगे, अच्छा ये है ये है। थोड़ा अच्छे से एनालाइज करोगे ना क्वेश्चन को, तभी जीएस में आपके या जीके में अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक एनालिसिस किया, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इसमें अलग अलग पार्ट आते रहेंगे। और आपको हर एक वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है, मन लगा के देखनी है। और आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी या बना रहे हो, तो उसमें चीज़ों को ऐड ऑन करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही बैठना नहीं है, बिल्कुल एक पेन कॉपी लेके अच्छे से तैयारी करनी है। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको राम राम।